हेलो लर्नर्स, दिस साइड डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आज हम पीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज हमारा ये पार्ट 1 है। हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम टीजीटी 2021 की पूरी सीरीज सॉल्व कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज लास्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज अटेंशन, सेटिस्फैक्शन, डिजायर, नॉलेज। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सटेंशन टीचिंग के 8 स्टेप्स है। पहला इज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, इवैल्यूएशन। इसको आप याद कर सकते हैं AIDC KASE, शॉर्ट में करके ऐसे याद कर सकते हैं AIDC KASE। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में आपका क्या ऑप्शंस दिया हुआ है। अटेंशन हमारा है, सेटिस्फैक्शन है, डिजायर है। अटेंशन, सेटिस्फैक्शन, डिजायर, नॉलेज। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या है? सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इसमें आपको इवैल्यूएशन नहीं दिया, अदरवाइज इवैल्यूएशन आपका लास्ट स्टेप होता, बट क्वेश्चन में आपको लास्ट स्टेप सेटिस्फैक्शन दिया है। सो आंसर इज बी। ये आपको क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये 8 स्टेप्स सीक्वेंस में लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर? सो आंसर इज बी, सेटिस्फैक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट, मास कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज। मास कॉन्टेक्ट मतलब हमें एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन में अगर कॉन्टेक्ट करना है, टीचिंग हमें अगर कोई लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए हमें टीचिंग मेथड देखना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट। जैसे कि हमारे और आपके बीच जो भी टीचिंग का मेथड यूज हो रहा है वो उसमें ऑडियो विजुअल एड्स भी है, आपको ऑडियो भी आ रहा है, विजुअल भी दिख रहा है, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्टेड है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हार्नेस। हार्नेस क्या है? इज अ सिलेंडर ऑफ वार्प, इज अ सिलेंडर ऑफ वेफ्ट, इज अ सिलेंडर ऑफ क्लॉथ, इज अ फ्रेम ऑफ अ लूम। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब हम वीविंग करते हैं तो वीविंग में आपका लूम यूज होता है। लूम के 5 पार्ट्स हैं, क्लॉथ बीम, वार्प बीम, हार्नेस, शटल एंड रीड। ये इसके 5 पार्ट्स हैं। ये आपको वार्प बीम दिख रहा है पिक्चर में, क्लॉथ बीम, हार्नेस, हार्नेस एक फ्रेम है, इसमें हिडल्स लगी हुई हैं, हिडल्स एक तार की रॉड्स होती हैं, इसमें बीच में छेद होता है, इसमें से हमारे वाप यान निकलते हैं। जितने नंबर्स ऑफ वाप यान होंगे उतनी हमारी हिडल्स होंगी। शटल, शटल से आपका वेफ्ट यान मूव करता है। एंड रीड, रीड कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हमारी वीविंग हो जाती है तो इसके थ्रू हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, खिसकाते हैं, तो हमारा कपड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, सघन बुनाई हो जाती है। तो क्लॉथ बीम, जब हमारी वीविंग की प्रोसेस जाती है तो हम कपड़े को इस पर लपेटते हैं क्लॉथ बीम में, और जैसे जैसे हमारा वीविंग होती जाती है हम वाप बीम से यान को छोड़ते जाते हैं, आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं। हार्नेस, इससे हम दोनों के बीच में वाप यान के बीच में शेड बनाते हैं हार्नेस के थ्रू। मिनिमम हमारे 2 हार्नेस किसी भी वीविंग में लगेंगे, और मैक्सिमम हमारे डिपेंड करेंगे हमारी वीविंग, कौन सी वीविंग हो रही है, कैसे डिजाइन है, इस पर हार्नेस के नंबर डिपेंड करते हैं। शटल के थ्रू हम वेफ्ट यान को लाते हैं, और रीड एज अ कॉम यूज होता है। तो आपका क्वेश्चन में है कि हार्नेस क्या है? हार्नेस एक फ्रेम है। क्लियर? सो आंसर इज डी, हार्नेस इज अ फ्रेम ऑफ अ लूम। क्लियर? नेक्स्ट, वैल्यू प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू ह्यूमन बिहेवियर, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय। पहले हम इसको समझ लेते हैं, वैल्यू क्या है। होम मैनेजमेंट के मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं वैल्यू, गोल एंड स्टैंडर्ड। जब हमें कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, होम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके लिए कोई मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? वैल्यूज से, गोल से, स्टैंडर्ड से। हमारे कुछ वैल्यू सेट होते हैं, कुछ हमें गोल अचीव करने रहते हैं, और स्टैंडर्ड हमारे कुछ नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये सारे हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, इन्हीं के लिए, इन्हीं फैक्टर्स के लिए हम होम मैनेजमेंट करते हैं। वैल्यू क्या है? वैल्यू आर मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ होम मैनेजमेंट, तो आपका वैल्यू, गोल एंड स्टैंडर्ड आएगा। अगर आपका क्वेश्चन है कि वैल्यूज आर मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या है? तो वो वैल्यू है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? निकेल एंड डॉर्सी ने दिया है। ठीक है?
वैल्यू दो टाइप की होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर इट्स ओन सेक, मतलब हमारे खुद के लिए ये है, हमें ड्राइंग पसंद है, हमें म्यूजिक पसंद है, हमें खेलना पसंद है, हमें गॉसिप पसंद है, ये हमारे खुद के लिए वैल्यू हमारी है। हमें बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, नहीं देना है, ये हमारी वैल्यू है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू टू अचीव अनदर वैल्यू और गोल, दूसरे वैल्यू और गोल को अचीव करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है, इसको गोल वैल्यू भी बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि वैल्यूज आर मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन ह्यूमन बिहेवियर, स्टेटमेंट गिवन बाय निकेल एंड डॉर्सी। ये काफी बार आपका क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन ह्यूमन बिहेवियर ये क्या है, तो ये वैल्यू है। ह्यूमन बिहेवियर के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर वैल्यू है, होम मैनेजमेंट के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर वैल्यू, गोल एंड स्टैंडर्ड, तीनों है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, आपको नोट कर लिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, किंडरगार्टन स्कूल फॉर किड्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय फ्रोबेल। फ्रोबेल को फादर ऑफ किंडरगार्टन भी बोलते हैं। अगर हम किंडरगार्टन की बात करते सबसे पहले हमारे दिमाग में फ्रोबेल का ही नाम आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आंसर इज डी। नेक्स्ट, देयर आर ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स इन अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। पहले हम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को पूरा समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है? पिगमेंट पार्ट है, जो भी इसका कलर है, हीमोग्लोबिन का कलर हीम की वजह से होता है, और ग्लोबिन इसका प्रोटीन पार्ट है। हीम में दो है, एक आयरन फेरस फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर क्वेश्चन आता है आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आयरस इसमें फेरस फॉर्म में, Fe2+ फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड पोरफायरिन इसमें स्ट्रक्चर होता है। एंड ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ये इसमें दो तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन भी नंबर्स में 2 होती है, पेयर्स में होती है, और बीटा भी 2 होती है। तो इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक आयरन से अटैच है। टोटल इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 बीटा 1 बीटा 2 और 2 अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और चारों पॉलीपेप्टाइड चेन में एक एक आयरन है। अब ये एक पार्ट है, जैसे आपका एक कॉइल दिख रहा है आपको, ये एक कॉइल है, इसमें क्या है? आयरन है। आयरन एक ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट से अटैच होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो 4 आयरन है, तो 4 आयरन 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट से अटैच होंगे। क्लियर? तो देयर आर ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स इन अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4, क्योंकि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, चारों के पास एक एक आयरन है, और हर एक आयरन एक ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट एक आयरन के पास, तो टोटल 4 हो गया, 4। आंसर इज डी। नेक्स्ट, व्हेन इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड्स विद इन अ लिमिटेड एरिया एंड ड्यूरिंग अ लिमिटेड पीरियड नोन एज एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक। पहले हम इसको समझ लेते हैं 1 बाय 1। एपिडेमिक क्या है? जब कोई डिजीज किसी लार्ज पॉपुलेशन में हो जाती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को, लार्ज एरिया को कवर करती है, तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। जैसे हम कोविड से सब लोग, अभी सभी को कोविड का पता है, कोविड के टाइम में हमने सारे वर्ड्स बहुत सुने थे। एपिडेमिक, कोविड कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चीन के वुहान से। जब तक ये वुहान में ही है तो ये एक एपिडेमिक है, बट जब ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गया है तो ये पेंडेमिक बन गया। पेंडेमिक को आप ऐसे समझिए, पी फॉर पासपोर्ट, मतलब इसके पास पासपोर्ट है, ये ट्रैवल करेगा, जिसके पास पासपोर्ट है वो ट्रैवल करेगा, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहा है, तो मतलब पूरी कंट्री में हो रहा है। पेंडेमिक मतलब वर्ल्ड वाइड हो गया, पूरा विश्वव्यापी हो गई है पेंडेमिक। पी मतलब पासपोर्ट, इसके पास पासपोर्ट है तो ये हर कंट्री में जा सकता है। एपिडेमिक एक एरिया में है, पेंडेमिक पूरे कंट्री में है, हर जगह, क्योंकि पासपोर्ट के थ्रू ये जा रहा है। एंडेमिक, जब कोई भी इंफेक्शियस डिजीज लिमिटेड एरिया में है, लिमिटेड टाइम के लिए है, तब वो एंडेमिक है। जैसे कि आपका मलेरिया लिमिटेड टाइम के लिए है, बारिश के मौसम में है, पानी इकट्ठा है तो हो गया, उस मौसम में है, लिमिटेड एरिया में स्मॉल लिमिट मलेरिया पाया गया है, तो वो एंडेमिक हो गया। किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, लिमिटेड एरिया में हो गया, लिमिटेड टाइम के लिए, तो वो एंडेमिक है। स्पोरेडिक क्या है? स्पोरेडिक है कोई भी अगर डिजीज है वो ओकेजनली अकर करती है, इरेगुलर इंटरवल पे अकर करती है, तो वो स्पोरेडिक है। हम कभी डॉक्टर के पास गए, साल 2 साल में एक बार डॉक्टर के पास चले गए, तो वो स्पोरेडिक है।
क्लियर? तो आपका क्वेश्चन क्या है, व्हेन इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड्स विद इन अ लिमिटेड एरिया एंड ड्यूरिंग अ लिमिटेड एरिया में लिमिटेड पीरियड के लिए, तो वो आंसर आपका क्या हुआ, एंडेमिक। और जब एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में है तो एपिडेमिक, और पूरे वर्ल्ड वाइड है तो पेंडेमिक, और इरेगुलर है तो स्पोरेडिक। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हरलॉक इन्फेंसी पीरियड इज from birth to 2 years, from birth to 2 weeks, from birth to 1 year, from fertilization to 2 weeks। तो हरलॉक के अकॉर्डिंग हम लाइफ स्टेजेस को देख लेते हैं, हरलॉक ने कैसे इसको किया है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक इन्होंने 5 स्टेज बताए। प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। प्रीनेटल हो गया कंसेप्शन टू बर्थ 280 डेज। इन्फेंसी इन्होंने बोला इन्फेंसी बर्थ टू 2 वीक्स, बेबीहुड 2 वीक्स टू 2 years, चाइल्डहुड एज को चाइल्डहुड क्या है 2 साल से लेकर प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी मीन्स की प्यूबर्टी आ रही है 11 से 13 साल तक के। एंड एडोलसेंस प्यूबर्टी टू मैच्योरिटी ऑलमोस्ट 21 years। तो इन्होंने बताया इन्फेंसी बर्थ टू 2 weeks। बट आपका एग्जाम में इन्होंने बोर्ड ने आपका आंसर जो माना है वो बर्थ टू 2 years माना है, पर अकॉर्डिंग टू हरलॉक इन्फेंसी इज बर्थ टू 2 weeks। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका आंसर क्या लगता है। इन एडल्टहुड रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन, रेड ब्लड सेल्स क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। ये एडल्टहुड में किसमें फॉर्म होती हैं, बोन मैरो में। और स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। फॉर्म हो रही है ये बोन मैरो में, और क्या ग्रेवयार्ड कहाँ है, कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो रही है, स्प्लीन में। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये लीवर में, स्प्लीन में ये फॉर्म होती हैं। सो एडल्टहुड में कहाँ पे होती है, एडल्टहुड में बोन मैरो में, और स्प्लीन ग्रेवयार्ड है। पर चाइल्ड में और एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्प्लीन में, ठीक है। बड़ों ये क्या है, ग्रेवयार्ड है, बट बच्चों में और एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्प्लीन में भी बन रही है, बट बड़ों में सिर्फ बोन मैरो में बन रही है। सो आंसर इज सी। थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, थाइमस ग्लैंड का देख लेते हैं पहले हम। थाइमस ग्लैंड ये नेक रीजन में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या है, लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करना। लिम्फोसाइट्स क्या है, WBC, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है WBC। तो थाइमस ग्लैंड का क्या काम है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, WBC। आंसर इज ए। नेक्स्ट, इन प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम विच ऑर्गन। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है, इसको देख लेते हैं। डेवलपमेंट के 2 सीक्वेंस हम पहले भी कर चुके हैं TGT के पेपर में। डेवलपमेंट के 2 सीक्वेंस हैं, सिफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल हमने बताया था आपको, हेड टू टो, सर से लेकर नीचे जाएगा। सिफेलो का मतलब आपका हेड से हो गया, हेड टू टो जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। प्रोक्सिमोडिस्टल आपका सेंटर से पेरीफेरी की साइड जा रहा है, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। सिफेलोकॉर्डल हेड टू टो, प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर में पहले रहेगा, फिर यहां से पेरीफेरी में जाएगा, बाहर एक्सट्रीमिटीज में, लेग्स और आर्म्स में। तो आपका क्वेश्चन है प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम विच। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होगा, हेड तो सिफेलोकॉर्डल में था, चेस्ट, लेग तो हो नहीं सकता। अब स्पाइनल कॉर्ड और चेस्ट है, तो स्पाइनल कॉर्ड से ये स्टार्ट होगा, फिर बाकी ऑर्गन्स में जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया, ए, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपका बीच में रहता है, सेंटर में। स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होगा, फिर बाद में जाएगा एक्सट्रीमिटीज की ओर। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI, ये कहां पे सिचुएटेड है, नागपुर में। नागपुर में सिचुएटेड है। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1958 में नागपुर में। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। इसकी 5 लेबोरेटरीज हैं, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई में 5 लेबोरेटरीज हैं, बट इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। फाउंडर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फाउंडर है। इसका काम क्या है,
वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिजीज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इन सब से रिलेटेड इसका वर्क है। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट नागपुर, क्योंकि नागपुर में इसका हेडक्वार्टर, नागपुर में स्टैब्लिश, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में इसकी लेबोरेटरीज हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ए, नागपुर। अ पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट, कितना ब्रीथ करता है पर मिनट? 18 टाइम्स। अ पर्सन ब्रीथ्स 18 टाइम्स पर मिनट। और अगर हार्ट रेट की बात होगी तब 72 टाइम्स पर मिनट हम बोलेंगे, पर ब्रीथिंग रेट क्या है? 18 टाइम्स। आंसर इज सी। नेक्स्ट, जेगनबर्ग मशीन इज यूज्ड फॉर। जेगनबर्ग क्या है? एक जर्मनी की कंपनी है, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड मशीन्स को बनाती है। तो ये बहुत सारे तरीके की मशीन्स बनाती है, डाइंग मशीन, फिनिशिंग की मशीन्स, ब्लीचिंग के लिए, मर्सराइजिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। तो इसके बहुत सारे काम है। ये क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है, आपका आंसर बोर्ड ने डाइंग माना है, बट इसका आंसर फिनिशिंग भी हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ऐसे आप आंसर बी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका आंसर की, बट ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन इज फंक्शन ऑफ। पहले हम नर्वस सिस्टम का समझ लेते हैं। नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका वॉलंटरी एक्शन भी करता है और इनवॉलंटरी एक्शन भी करता है। वॉलंटरी एक्शन जैसे कि हम स्पीकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलंटरी जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, आई ब्लिंक हो रही है, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। तो दोनों को ये कर रहा है, वॉलंटरी भी कर रहा है, इनवॉलंटरी भी कर रहा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई करते हैं, सोमैटिक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जो है ये वॉलंटरी मूवमेंट से रिलेटेड है, स्केलेटल मसल्स के जो भी मूवमेंट हो गए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट से रिलेटेड है, जो भी हमारी मसल्स की और ग्लैंड्स की इनवॉलंटरी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हमारी कोई भी डर की कंडीशन होती है, कोई भी हमारा स्टिमुलेंट आ गया, कोई किसी चीज से हमें डर लग गया, तो अचानक से जो भी आपके साथ मूवमेंट होता है वो सिंपैथेटिक है। फिर जब उसको रिलैक्स करने के जो मूवमेंट होता है वो पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में किया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? एक्टिवेट कर रहा है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। मतलब हमारा फाइट, या तो जब हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स होगा, कोई भी स्टिमुलेंट आएगा, कोई भी अगर हमें डेंजर आ गया, कोई भी थ्रेट आ गया ना, तो हमें या तो हमें उससे डर लगेगा, या तो उससे हम मुकाबला करेंगे। डर के दो कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में या तो डर की या फिर उससे जो लर्निंग कंडीशन में जो भी हमारे संग होता है, एक्टिविटी होती है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। फिर उसके बाद जो भी हमारी कंडीशन काम की कंडीशन जाती है, उसके बाद रिलैक्स होगी बॉडी, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो आपका क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन इज फंक्शन ऑफ। अब मान लो कि सुई चुभाई, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कुछ, तो वो क्या कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। और फिर रिलैक्स होगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। ठीक है, तो आंसर है सी। विच वन इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। पहले हम ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसीजर को समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जब कभी भी इंजरी होती है तो प्लेटलेट से या फिर डैमेज टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम रिलीज होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैल्शियम का क्या रोल है। तो कैल्शियम क्या कर रहा है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने में हेल्प कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम जो हमारे ब्लड में सॉल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इसको इनसॉल्युबल प्रोटीन में नेट लाइक स्ट्रक्चर में फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। तो ये आपसे क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है एंजाइम,
प्लेटलेट से और डैमेज टिश्यू सेल से, ये कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है और यही क्लॉट बना रहा है। तो अब क्वेश्चन में आप में से जो भी ऑप्शन हो आप उसको कर सकते हैं करेक्ट। अब हमने जो भी पढ़ा, इसमें एल्ब्यूमिन आया नहीं आया, ग्लोबुलिन आया नहीं आया, फाइब्रिनोजन आया, तो आंसर इज सी। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्ले कर रहा है रोल। तो इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। एवरी सेल इन द बॉडी हैज न्यूक्लियस एक्सेप्ट मैच्योर इरिथ्रोसाइट, आरबीसी। आरबीसी के अलावा सबके पास न्यूक्लियस होता है। आंसर इज बी। हाउ मच यूरिन अ हेल्दी पर्सन एक्सक्रीट इन 24 आवर? लगभग 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है, तो आंसर इज डी, 1.5 लीटर। आबे रवा, शबनम, वफ्ते हवा, ये किसके टाइप्स हैं? द टाइप्स ऑफ किसके टाइप्स हैं ये? चंदेरी साड़ी, ब्रोकेट, मसलिन ऑफ ढाका, पीताम्बर ऑफ हैदराबाद। तो ये हमारे ढाका की जो मसलिन है, मलमल, उसके टाइप्स हैं। इसको हम देख लेते हैं। ढाका मसलिन क्या है? एक कॉटन फैब्रिक है, प्लेन वीव का कॉटन फैब्रिक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार कि मसलिन जो है कैसी वीविंग है, तो प्लेन वीव है, कॉटन फैब्रिक है, इसको मलमल या मलमल बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही डेलिकेट भी होते हैं, कोर्स भी होते हैं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट भी हैं और कोर्स भी हैं। ये इराक के मौसल में सबसे पहले ये बने थे, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इसको कुछ पोइटिक्स नाम दिए गए, जैसे वफ्ते हवा, शबनम, आबे रवा। तो इसी ये किसके टाइप से? ढाका की मसलिन के। वफ्ते हवा मीन्स वोवन एयर, बुनी हुई हवा। इवनिंग ड्यू, शबनम इवनिंग ड्यू, आबे रवा फ्लोइंग वाटर, ये मीनिंग्स भी पूछ लेता है कई बार। तो यहाँ से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ढाका मसलिन क्या है? प्लेन वीव फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है, इराक के मौसल से ये वहां पे सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसकी पोइटिक नेम्स इसके हैं। वफ्त हवा मतलब वोवन एयर, शबनम इवनिंग ड्यू, आबे रवा मीन्स फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। तो आबे रवा, शबनम और वफ्त हवा किसके टाइप से? मसलिन ऑफ ढाका। आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन? अब प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कौन कौन से? पहले हम वो देख लेते हैं। प्रोपोर्शन, बैलेंस, रिदम, हार्मनी, एम्फेसिस, 5 हमारे प्रिंसिपल्स हैं। प्रोपोर्शन में होना चाहिए कोई भी चीज, बैलेंस में, एक रिदम में, हार्मनी में और एम्फेसिस होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या है? स्पेस नहीं है। स्पेस क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, आंसर इज सी। विच वन इज नॉट अ प्रिंसिपल? नहीं है, तो स्पेस नहीं है। नेक्स्ट, नॉर्मली द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन, नॉर्मल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ओवरी से निकलता है ओवम और फिलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइज होता है। स्पर्म के साथ फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है। फिर आफ्टर 5 to 6 days जब ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में आ जाता है, देन ये यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। पर फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फिलोपियन ट्यूब में हो रहा है। ठीक है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड? मोनोसेक्राइड क्या है? सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज। पहले हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई करते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड मतलब 1 शुगर मॉलिक्यूल है, इसमें 1 मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको आ सकता है, या तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ओलिगोसेक्राइड 2 to 10 मॉलिक्यूल्स हैं, रैफिनोज, स्टैचियोज। पॉलीसेक्राइड्स मोर देन 10, स्टार्च, ग्लाइकोज एंड सेल्यूलोज। तो आपका क्वेश्चन क्या है? सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। तो इसमें ग्लूकोज भी, फ्रक्टोज भी, गैलेक्टोज भी, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन की तरफ से आपका आंसर है सी, ग्लूकोज। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्ट ऑन विच पीएच? अब पीएच ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं टीजीटी के पेपर में। हमने उसमें किया था कि पेप्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस से। पेप्सिन मतलब पेट से रिलीज हो रहा है, स्टमक से मतलब पेट से रिलीज हो रहा है। पेप्सिन आपको लर्न करने के लिए आप ऐसे लर्न कर सकते हो, पेप्सिन पेट से रिलीज हो रहा है। स्टमक से, स्टमक को हिंदी में क्या बोलेंगे? पेट। तो पेप्सिन पेट से रिलीज हो रहा है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये इंटेस्टाइन में हमारा रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो
हमारा गैस्ट्रिक में क्या है, स्टमक में क्या, एसिडिक मीडियम है, तो पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करेगा, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये इंटेस्टाइन में है काम कर रहे हैं। तो इंटेस्टाइन में कैसा है, एल्कलाइन मीडियम होता है। तो इसमें से एल्कलाइन क्या है आपका 7.4 to 8, ये आपका एसिडिक मीडियम हो गया और ये आपका एल्कलाइन मीडियम है 7.4 to 8। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट, सिंथेटिक डाई इज इन्वेंटेड, स्पेलिंग मुझ गलत हो गई है, सिंथेटिक डाई इज इन्वेंटेड बाय, इनोवेटेड बाय, सिंथेटिक डाई इज इनोवेटेड बाय विलियम हेनरी पर्किन इन 1856। ये भी क्वेश्चन आपका टीजीटी के पेपर में आ चुका है। तो अब आप पेपर, चाहे आपने टीजीटी का फॉर्म भरा चाहे आपने पीजीटी का फॉर्म भरा, आप दोनों पेपर सॉल्व करके जाइएगा। विलियम हेनरी पर्किन ने 1856 में। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स का क्या फंक्शन है, टू अलाउ फूड इनटू फेरिंग्स, टू अलाउ फूड इनटू ट्रैकिया, नॉट अलाउ फूड इनटू ट्रैकिया, नन ऑफ द अबव। पहले हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लेरिंग्स के 3 मेन फंक्शंस हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, वोकल साउंड को क्रिएट करने में हेल्प करता है, और प्रिवेंट करता है फूड को रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से, ट्रैकिया में, लंग्स में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकता है। तो 3 फंक्शन है, ब्रीदिंग में, साउंड क्रिएट करने में, और फूड को रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकता है। तो नॉट अलाउ फूड इनटू ट्रैकिया, आंसर इज सी। सो ये हमारा पीजीटी का 2021 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आज हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट हम 25 क्वेश्चन के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों तक शेयर करिए, उन लोग को भी इसका बेनिफिट मिले। और कमेंट करके मुझे बताइए जो भी आपसे क्वेश्चंस के आंसर पूछे हैं, और मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे। बाय बाय।